हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण। उसके बाद क्लास 7 में पूर्णांक घातांकों वाली संख्याएं चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है।
मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर हमने पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को व्यक्त करना सीखा है। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं की ही तरह भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक कागज है। मान लीजिए हमने इसके 4 बराबर भाग बनाए। अगर हम इन 4 भागों को इकट्ठा देखें तो यह एक पूर्ण यानी होल है। कागज के 4 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह भाग पूर्ण भाग का 1/4 भिन्न यानी फ्रैक्शन होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। भिन्नों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमने इकाई दूरी बड़ी रखी है ताकि हम भिन्नों को ठीक से व्यक्त कर सकें। चूंकि हमने कागज के 4 बराबर भाग किए हैं, इसलिए हम सभी इकाई दूरियों के 4 बराबर भाग करेंगे। यहाँ हमने 4 बराबर भागों में से एक भाग लिया है, इसलिए हम संख्या रेखा पर बनाए 4 भागों में से एक भाग लेंगे और इसे भिन्न 1/4 से अंकित करेंगे। इसी तरह हम कागज के 2 भाग लेते हैं तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे 2/4। क्या आप बता सकते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए संख्या रेखा पर अब हम 2 भाग लेंगे और इस प्रकार हमें भिन्न 2/4 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम भिन्न 3/4 संख्या रेखा पर 3 भाग लेकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम 4 बराबर भागों में से 4 भाग लेते हैं तो भिन्न बनेगी 4/4 यानी कि 4/4 बराबर 1 है। इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान ले हमें संख्या रेखा पर 3/5 दर्शाना है। इसके लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे
चूंकि इस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर 5 है, जो हमें बताता है कि पूर्ण 5 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, इसलिए हम बिंदुओं के बीच की दूरी को, जिसे हम इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार अंश यानी न्यूमरेटर 3 हमें बताता है कि सभी 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, यानी कि संख्या रेखा पर एक भाग होगा 1/5, 2 भाग होंगे 2/5, 3 भाग होंगे 3/5, 4 भाग होंगे 4/5। इसी तरह अगर 5 में से 5 भाग लिए जाते हैं तो भिन्न बनेगा 5/5। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर इसका स्थान कहाँ होगा? बिल्कुल सही, यह 1 के स्थान पर आएगा, यानी कि 5/5 और 1 बराबर है। संक्षेप में कहे तो किसी भिन्न a/b को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले इकाई दूरी के b बराबर भाग बना ले और फिर 0 से a भाग गिनकर भिन्न a/b व्यक्त करें। आज हमने सीखा भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्नों के संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। अंकिता को घर से स्कूल जाने के लिए 6 मिनट लगते हैं। यदि हर मिनट में वह बराबर की दूरी तय करती है तो 4 मिनट में वह कुल दूरी का कितना भाग तय करेगी? प्राप्त होने वाली संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। ये अंकिता का घर है और ये स्कूल। घर से स्कूल जाने के लिए अंकिता को 6 मिनट लगते हैं। चूंकि वह हर मिनट में बराबर की दूरी तय करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह 6 मिनट में कुल दूरी के 6 बराबर भाग तय करेगी। हमें पता करना है कि वह 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मिनट में अंकिता कुल दूरी का 1 भाग तय करेगी, जिसे हम व्यक्त करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन 1/6 से। इसी तरह 2 मिनट में वह कुल दूरी के 2 बराबर भाग तय कर लेगी, जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन्न 2/6 से। 3 मिनट में वह कुल दूरी के 3 भाग तय करेगी, यानी कि भिन्न 3/6। और इसी प्रकार 4 मिनट में कुल दूरी के 4 भाग तय करेगी, यानी कि 4/6 भाग। अब आइए 4/6 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस भिन्न का हर 6 है, जो हमें बताता है कि इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 6 बराबर भाग होने चाहिए। तो चलिए इकाई दूरी के 6 बराबर भाग बनाएं। चूंकि हमें इनमें से 4 भाग लेने हैं, इसलिए हम 0 के बाद 4 भाग गिनेंगे और भिन्न 4/6 व्यक्त करेंगे। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर दर्शाए स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 0 से 1 तक की दूरी 12 बराबर भागों में विभाजित की गई है। जिस स्थान की संख्या हमें पता करनी है वह 0 और 1 इन 2 पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के बीच है, इसलिए यह एक भिन्न यानी फ्रैक्शन होगी। चूंकि यह संख्या इन 12 बराबर भागों में से 5 भाग व्यक्त करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भिन्न 5/12 है। अगला उदाहरण, नीलिमा ने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बांटे, तो उसने कुल चॉकलेट का कितना हिस्सा बांटा? इस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। आइए इसे समझें। नीलिमा के पास 9 चॉकलेट थे। इनमें से उसने 4 चॉकलेट बांट दिए। चूंकि उसने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बांटे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने चॉकलेट के पूर्ण समूह का 4/9 भाग बांटा। भिन्न 4/9 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले हम देखेंगे हर क्या है। यहाँ 9 यह संख्या हर यानी डिनोमिनेटर है, जो हमें बताते हैं संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग किए जाने चाहिए। ये बन गए 9 बराबर भाग। इसी प्रकार संख्या 4 इस भिन्न में अंश यानी न्यूमरेटर है। क्या आप बता सकते हैं अंश 4 से क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह हमें बताता है कि बराबर भागों में से 4 भाग लिए जाने चाहिए। इसलिए हम 0 से 4 भागों की गिनती करेंगे और भिन्न लिखेंगे 4/9।
तो आज हमने देखे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, छायांकित भाग की भिन्न संख्या रेखा पर व्यक्त करें। कई बार छायांकित भाग की भिन्न पहचानने में गलती की जाती है। जैसे दिए चित्र में 3 भाग छायांकित है, इसलिए ये 3 अंश यानी न्यूमरेटर है और बचे 6 भाग हर यानी डिनोमिनेटर है, यह समझा जाता है और भिन्न 3/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 6 भाग बनाए जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न व्यक्त किया जाता है। यह एक गलत धारणा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि यहाँ छायांकित वस्तुओं का भाग 9 में से 3 है, इसलिए भिन्न लिखी जाएगी 3/9। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 9 भाग बनाए जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/9 को सही स्थान पर व्यक्त कर लिया जाता है। कई बार भिन्न सही प्रकार से पहचाना जाता है और संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग भी बना लिए जाते हैं, लेकिन 9 में से 3 भागों को व्यक्त करने के लिए 0 से 3 बिंदु गिने जाते हैं और भिन्न 3/9 को 0 से तीसरे बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। यह गलत समझ है। भागों की गिनती करने के लिए 0 को छोड़कर अगले बिंदु से गिनती करना सही है। मिथ्या धारणा 2, दिए संख्या रेखा पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से भिन्न होगी, इसका पता लगाने के लिए अगली संख्या 7/8 के अंश और हर दोनों से 1 कम किया जाता है। इससे परिणाम 6/7 प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ 0 से 1 तक का अंतर यानी कि इकाई दूरी के 8 बराबर भाग किए हैं। इन 8 भागों में से प्रश्न चिन्ह 6वां भाग व्यक्त करता है, इसलिए इसके स्थान पर सही भिन्न है 6/8। अब हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित साधारण गलतियां। कई बार यह देखा गया है कि संख्या रेखा पर भाग बनाते समय ये बराबर नहीं बनाए जाते। इससे भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने में कठिनाइयां आ सकती है। किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर सही प्रकार से व्यक्त करने के लिए सभी भाग बराबर होने चाहिए। कई बार संख्या रेखा पर भागों की गिनती गलत प्रकार से की जाती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, यहाँ 0 से 1 तक सभी बिंदुओं को गिनती करके यह समझा जाता है कि यहाँ 5 भाग किए हैं। सही समझ यह है कि भागों की संख्या पता करने के लिए 0 के बिंदु को छोड़कर अगले 1 तक के सभी बिंदुओं की गिनती की जानी चाहिए। इस समझ से यहाँ 4 भाग है। 0 से गिनती करने के कारण कई बार भिन्न को व्यक्त करने में भी गलती की जाती है। जैसे अगर संख्या रेखा पर भिन्न 5/6 व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो कई बार संख्या रेखा बनाई जाती है, उस पर 6 बिंदु लिए जाते हैं और 0 को पहला बिंदु गिनकर 5वें बिंदु पर 5/6 अंकित किया जाता है, जबकि सही समझ है कि हमें कुल 7 बिंदु लेने चाहिए, जिससे कि कुल भागों की संख्या 6 हो। आज हमने देखी भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल
या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। बहुपदों का अर्थ व उनके प्रकार। आज हम सीखेंगे बहुपदों यानी पॉलिनोमियल्स का अर्थ और बहुपदों के प्रकार। आपने अपनी पिछली कक्षा में पदों के बारे में पढ़ा होगा। आइए इसे संक्षिप्त में समझें। चर तथा अचर के संयोजन से पद बनते हैं, जैसे 8x 3ab। मान लीजिए एक गमले में a फूल हैं और दूसरे गमले में पहले के 2 गुने फूल हैं, तो दूसरे गमले में कितने फूल होंगे? पहले गमले में फूल बराबर a, दूसरे गमले में फूल बराबर a गुना 2 बराबर 2a। यहाँ पर 2a एक पद है जो 2 और a के गुणा से बना है। आइए अब हम बहुपदों व उनके प्रकारों के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में हम एक पद यानी मोनोमियल, द्विपद यानी बाइनोमियल, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल और बहुपद यानी पॉलिनोमियल की पहचान करना सीखेंगे। उदाहरण 1। सोनू, मोनू, पिंकी और रिंकी 4 भाई बहन हैं। इनके चाचा जी इनके लिए मेले से कुछ पकवान लेकर आए। चारों बच्चों ने अपनी पसंद के अनुसार पकवान चुन लिए। उन्होंने निम्न प्रकार से पकवानों का चयन किया। सोनू 2 समोसे, मोनू 4 जलेबी 3 पेड़े, पिंकी 2 लड्डू 1 समोसा 4 जलेबी, रिंकी 2 लड्डू 1 समोसा 4 जलेबी 5 पेड़े। इन पकवानों को पदों के रूप में दर्शाएं। यहाँ हम समोसे को S से, जलेबी को J से, पेड़ों को P से और लड्डू को L से दर्शाते हैं। सोनू 2S, मोनू 4J 3P, पिंकी 2L 1S 4J, रिंकी 2L 1S 4J 5P। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सोनू के पास 1, मोनू के पास 2, पिंकी के पास 3 और रिंकी के पास 4 प्रकार के पकवान हैं। इसी प्रकार एक पद वाले व्यंजक एक पद यानी मोनोमियल कहलाता है। वह व्यंजक जिसमें 2 पद हों और वे असमान हों द्विपद यानी बाइनोमियल कहलाता है। वह व्यंजक जिसमें 3 पद हों त्रिपद यानी ट्राइनोमियल कहलाता है। वह व्यंजक जिसमें 1 या 1 से अधिक पद हों बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा बहुपदों का अर्थ और बहुपदों के प्रकार। अगली वीडियो में हम कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। बहुपदों के उदाहरण। अब तक हमने बहुपदों के अर्थ और उनके प्रकारों के बारे में जाना। कुछ उदाहरणों से अब हम बहुपदों को और अच्छे से जानेंगे। उदाहरण 1। मोहन, रोहित और पंकज अच्छे मित्र हैं। तीनों एक ही कक्षा के छात्र हैं। वे सभी अपने लिए कलमें लेने के लिए गए। सबने अपने लिए अलग अलग रंग की कलम ली। मोहन ने अपने लिए 2 लाल, 3 नीली और 4 हरे रंग की कलम ली।
रोहित ने सिर्फ 2 नीली रंग की और पंकज ने अपने लिए 3 लाल, 5 नीले, 2 हरे और 7 काले रंग की कलम लीं। क्या आप दी गई जानकारी को एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपदीय में वर्गीकृत कर सकते हैं? यहाँ हम लाल को ए से, नीले को बी से, हरे को सी से और काले को डी से दर्शाते हैं। लाल बराबर ए, नीला बराबर बी, हरा बराबर सी, काला बराबर डी। आइए अब तीनों दोस्तों की कुल कलमों को पदों के रूप में दर्शाएं। मोहन 2A जमा 3B जमा 4C। रोहित 2B। पंकज 3A जमा 5B जमा 2C जमा 7D। मोहन के पास कुल 3 प्रकार की कलमें हैं। जैसा कि हम जानते हैं वह व्यंजक जिसमें 3 पद हों त्रिपद यानी ट्राइनोमियल कहलाता है। अतः 2A जमा 3B जमा 4C त्रिपद यानी ट्राइनोमियल होगा। इसी प्रकार रोहित के पास 1 प्रकार की कलम है, अतः 2B 1 पद यानी मोनोमियल होगा। अब यदि पंकज की कलमों को देखा जाए तो ये 4 प्रकार की हैं, अतः 3A जमा 5B जमा 2C जमा 7D 4 पदीय बहुपद होगा। उदाहरण 2। निम्नलिखित को 1 पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। 5 P की घात 2 QR जमा 3 PQ घटा 7 PQ R की घात 2। 2 M N की घात 3 घटा 5 A की घात 2 B। 11 T U की घात 2 V। दिए गए व्यंजक में 3 प्रकार के पद हैं, जिसमें पहला पद 5 P की घात 2 QR, दूसरा पद 3 PQ व तीसरा पद घटा 7 PQ R की घात 2 है। अतः यह त्रिपद होगा। दिए गए व्यंजक में 2 प्रकार के पद हैं, जिसमें पहला पद 2M N की घात 3 व दूसरा पद घटा 5 A की घात 2 B है। अतः यह द्विपद होगा। दिए गए व्यंजक में एक ही पद है, जो 11 T U की घात 2 V है। अतः यह एक पद होगा। तो आज हमने देखा बहुपदों के उदाहरण। अब अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं के बारे में जानेंगे। बहुपद, मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे बहुपदों से जुड़ी मिथ्या धारणाएं। कुछ उदाहरणों से हमने बहुपदों को अच्छे से जाना। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करें। दिए हुए व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? 2xy PQ जमा 2 y जमा x जमा z। उपरोक्त सभी। A 2xy। यदि ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें एक पद है, जो कि एक बहुपद भी होगा। जैसा कि हम जानते हैं, वह व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। B PQ जमा 2। यदि ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि व्यंजक PQ जमा 2 के 2 पद हैं, इसीलिए ये द्विपद है, तो ये एक बहुपद भी होगा।
क्योंकि इसमें एक से अधिक पद हैं। सी, y जमा x जमा z। यदि ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि व्यंजक y जमा x जमा z के 3 पदों को आपस में जोड़ा गया है, इसलिए ये एक त्रिपद है और इसलिए ये एक बहुपद भी होगा। डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि हमने देखा कि उपरोक्त सभी विकल्प बहुपद हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपद बहुपद है? ए, y की घात 3, बी 3uVz, सी b जमा 5 जमा 2b, डी p की घात 2 जमा 5p घटा 4, ए y की घात 3। यदि ऑप्शन ए को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इसमें एक पद है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। बी 3uVz, इसमें भी एक पद है और इस प्रकार ये भी सही उत्तर नहीं है। सी b जमा 5 जमा 2b। यदि ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर b और 2b तो समान पद है और इसमें दूसरा पद 5 होगा, इसीलिए ये एक द्विपद है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। डी p की घात 2 जमा 5p घटा 4। अगर इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर 3 पद हैं, जो कि एक त्रिपद है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज हमने देखी बहुपदों से जुड़ी मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी और बहुपदों की अच्छी समझ बन गई होगी। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याएं। पिछली कक्षा में हमने बड़ी संख्याओं को आसान रूप में लिखने के लिए घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रयोग करना सीखा। क्या आपको याद है? चलिए इसका पुनः अवलोकन करें। अगर संख्या a को स्वयं से m बार गुणा करने पर संख्या b प्राप्त होती है, तो हम संख्या b को घातांकीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे पढ़ते हैं a के ऊपर घात m। हम संख्या a को आधार यानी बेस और संख्या m को संख्या a का घातांक यानी एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे हमें संख्या 128 संख्या 2 का स्वयं से 7 बार गुणन करने पर प्राप्त होती है, इसलिए हम 128 को 2 के ऊपर घात 7 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 2 आधार है और 7 घातांक है। पिछली कक्षा में हमने संख्या के मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी जाना।
आपको यह जरूर याद होगा कि अगर हम किसी संख्या n को m गुणा 10 के ऊपर घात p इस रूप में व्यक्त करते हैं, जहां m 1.0 या इससे अधिक लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और p एक पूर्णांक है, तो संख्या का यह रूप उसका मानक रूप कहलाता है। मानक रूप किसी भी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने में सहायक होता है। जैसे प्रकाश की चाल यानी स्पीड लगभग इतनी है, जिसे हम मानक रूप में 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 8 मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं। हम 32 को 2 के ऊपर घात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ 2 आधार है और 5 घातांक है। अगर हम 32 को आधार 2 से विभाजित करें तो हमें संख्या 16 प्राप्त होगी, जिसे हम 2 के ऊपर घात 4 से दर्शाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या को एक बार 2 से विभाजित करने पर घातांक 1 से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम 16 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें संख्या 8 प्राप्त होगी, जिसका घातांकीय रूप है 2 के ऊपर घात 3। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि घातांक 1 से कम हुआ है। इसी तरह अगर हम प्राप्त संख्याओं को 2 से विभाजित करते जाएंगे तो दूसरी तरफ हमें घातांकों को 1 से कम करते जाना होगा। इससे हमें यह पैटर्न प्राप्त होगा। अब अगर हम 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो फिर से हमें 0 में से 1 घटाना होगा, जिसका परिणाम होगा -1, यानी कि 1/2 बराबर 2 के ऊपर घात -1। अगर हम इस संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होगी संख्या 1/2 गुणा 2 बराबर 1/4। चूंकि हमने 2 से विभाजित किया है, इसलिए हम घातांक 1 से कम करेंगे, यानी कि -1 बराबर -2। इस तरह से 1/4 बराबर 2 के ऊपर घात -2। क्या आप बता सकते हैं कि इस पैटर्न में अगला चरण क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम फिर से 2 से विभाजित करेंगे और घातांक फिर से 1 से घटाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 1/8 बराबर 2 के ऊपर घात -3। इस तरह पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमें प्राप्त होंगी संख्या 1/16 बराबर 2 के ऊपर घात -4, 1/32 बराबर 2 के ऊपर घात -5 इत्यादि। जैसा कि आप देख सकते हैं, घातांक धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और साथ ही साथ ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि संख्याओं का घातांक एक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक घातांकों के उपयोग से हम बहुत बड़ी संख्याओं के साथ साथ बहुत छोटी संख्याओं को भी घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे धूल के एक छोटे से कण का द्रव्यमान इतने किलोग्राम होता है। दशमलव बिंदु को 10 स्थान दाईं ओर सरकाकर हम इसे 7.53 गुणा 10 के ऊपर घात -10 इस आसान रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि संख्या a और संख्या 1/a का गुणनफल 1 आता है, इसलिए हम a और 1/a को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम संख्या 32 और 1/32 की बात करें तो इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 1 आता है, इसलिए ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। अब जैसा कि आप जान गए हैं, हम 32 को 2 के ऊपर घात 5 और 1/32 को 2 के ऊपर घात -5 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी के साथ हम 2 के ऊपर घात 5 और 2 के ऊपर घात -5 को भी एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कह सकते हैं। इस समझ के साथ हम संख्या 2 के ऊपर घात 5 को 1/2 के ऊपर घात -5 और संख्या 2 के ऊपर घात -5 को 1/2 के ऊपर घात 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यापक रूप में किसी भी संख्या a के ऊपर घात m को 1/a के ऊपर घात -m और संख्या a के ऊपर घात -m को 1/a के ऊपर घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। घातांक की समझ हमें संख्या का विस्तारित रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने में सहायता करती है। जैसे अगर हमें 2365.985 का विस्तारित रूप लिखना होगा तो यह हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
यहाँ इस सारणी में हमने अंकों को उनके उचित स्थान पर दर्शाया है। स्थानों के आधार पर हम इस संख्या का विस्तार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 2365.985 बराबर 2 गुना 1000 धन 3 गुना 100 धन 6 गुना 10 धन 5 गुना 1 धन 9 गुना 1/10 धन 8 गुना 1/100 धन 5 गुना 1/1000। यहाँ हम 100 को 10 के ऊपर घात 2 और 1000 को 10 के ऊपर घात 3 लिख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम की समझ से हम 1/10 को 10 के ऊपर घात ऋण 1, 1/10 के ऊपर घात 2 को 10 के ऊपर घात ऋण 2 और 1/10 के ऊपर घात 3 को 10 के ऊपर घात ऋण 3 लिख सकते हैं। इसलिए हम दी संख्या का विस्तारित रूप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा पूर्णांक घातांकों वाली संख्याएं। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं के उदाहरण। साधारणतः मनुष्य के शरीर में 100 बिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं। इस संख्या को घातांक यानी एक्सपोनेंट में व्यक्त कीजिए। घातांक में व्यक्त करने के लिए पहले हमें इस संख्या को अंकों में व्यक्त करना आवश्यक होगा। चूंकि 1 बिलियन बराबर 1,000,000,000 होता है, इसलिए 100 बिलियन बराबर 100 गुना 1,000,000,000,000 होगा, यानी कि यह संख्या होगी। यहाँ प्रत्येक शून्य एक बार 10 से गुणन को दर्शाता है। चूंकि यह शून्य की कुल संख्या 11 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 का स्वयं से 11 बार गुणन करने पर हमें यह संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से हम दी गई संख्या को 10 की घात 11 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण 2137.69 को विस्तारित रूप यानी एक्सपैंडेड फॉर्म में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम इस संख्या को स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में दर्शाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह 2 1000 के स्थान पर है, इसलिए इसका मान होगा 2 गुना 1000। इसी तरह 1 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसका मान होगा 1 गुना 100। इसी प्रकार 3 का मान है 3 गुना 10। 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू है 7 गुणा 1। क्या आप बता सकते हैं कि यह 6 का स्थानीय मान क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 6 दशांश के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान होगा 6 गुणा 1/10। इसी प्रकार 9 शतांश के स्थान पर होने के कारण इसका स्थानीय मान होगा 9 गुणा 1/100। संख्या का विस्तारित रूप अंकों के स्थानीय मानों को योग के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, यानी कि हम 2137.69 को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम 1000 को 10 के ऊपर घात 3, 100 को 10 के ऊपर घात 2, 10 को 10 के ऊपर घात 1, 1/10 को 10 के ऊपर घात ऋण 1 और 1/100 को 10 के ऊपर घात ऋण 2 लिख सकते हैं। इसी के साथ दी संख्या का विस्तारित रूप लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 के ऊपर घात 3 धन 1 गुणा 10 के ऊपर घात 2 धन 3 गुणा 10 के ऊपर घात 1 धन 7 गुणा 10 के ऊपर घात 0 धन 6 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 1 धन 9 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2। अगला उदाहरण, राहुल ने 5 के ऊपर घात ऋण 12 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 के ऊपर घात 12 लिखा। ज्ञात कीजिए राहुल का जवाब सही है या गलत। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ उसका गुणन करने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या b का गुणात्मक प्रतिलोम
1/b लिखा जाता है। मान लीजिए b बराबर a के ऊपर घात m है, तो ऐसी स्थिति में b का गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाएगा 1/a के ऊपर घात m, यानी कि a के ऊपर घात ऋण m। इस समझ के साथ हम 5 के ऊपर घात ऋण 12 का गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं 1/5 के ऊपर घात ऋण 12, यानी कि 5 के ऊपर घात 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल ने सही जवाब दिया है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। हम दी गई संख्या को 1/3 गुणा 3 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 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर में 3 का स्वयं से 8 बार गुणा किया गया है, इसलिए हम हर के स्थान पर 3 के ऊपर घात 8 लिख सकते हैं। आपको यह भी ज्ञात होगा कि हम किसी संख्या 1/a की घात m को a की घात ऋण m इस प्रकार लिख सकते हैं। इसलिए हम 1/3 की घात 8 को 3 की घात ऋण 8 लिख सकते हैं। इससे हमें दी संख्या का घातांकीय रूप प्राप्त होगा 3 की घात ऋण 8। आज हमने देखे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, 8 के ऊपर घात ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे 8 के ऊपर घात ऋण 2 इस घातांकीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 के ऊपर घात 2 ऐसा लिखते हैं। इसका कारण है कि घातांकों का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखा जाता है यह वह ठीक से समझ नहीं पाते। कुछ बच्चों को भ्रम तब होता है जब घातांक यानी एक्सपोनेंट ऋणात्मक होता है। वे सोचते हैं कि किसी घातांकीय संख्या जैसे 8 के ऊपर घात ऋण 2 की घात हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए अंश में 1 और हर के स्थान पर संख्या को घातांक का चिन्ह बदलकर लिखा जाता है। इस समझ के साथ वे 8 के ऊपर घात ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 के ऊपर घात 2 प्राप्त करते हैं और ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए घातांक का ऋणात्मक चिन्ह संख्या के पहले लिखते हैं, जिससे उन्हें 8 के ऊपर घात ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 8 के ऊपर घात 2 प्राप्त होता है। इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, लेकिन यह भी एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे गुणात्मक प्रतिलोम एवं योज्य प्रतिलोम में भी भ्रमित होते हैं। ऋण 8 के ऊपर घात ऋण 2 को 8 के ऊपर घात ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम समझ लेते हैं और ऑप्शन 4 जवाब देते हैं, लेकिन ऋण 8 के ऊपर घात ऋण 2 यह संख्या 8 के ऊपर घात ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम है, न कि गुणात्मक प्रतिलोम। इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत है। ध्यान रहे, किसी संख्या a के ऊपर घात m का गुणात्मक प्रतिलोम a के ऊपर घात ऋण m होता है। इस कारण 8 के ऊपर घात ऋण 2 का गुणात्मक प्रतिलोम है 8 के ऊपर घात 2, इसलिए ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, ऋण 4 के ऊपर घात 2 का मान निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के बराबर है? कुछ बच्चे ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक घातांक इन अवधारणाओं को ठीक से नहीं जान पाते। वे सोचते हैं कि ऋण 4 के ऊपर घात 2 बराबर है ऋण 4 गुणा ऋण 4 बराबर 16 होता है, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ से दिया गया जवाब ऑप्शन 1 भी गलत जवाब है। यहाँ कोष्ठकों का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि घात सिर्फ 4 की है, न कि ऋण चिन्ह की। इसलिए ऋण 4 के ऊपर घात 2 बराबर ऋण 4 गुणा 4 लिखना सही है, जिससे हमें सही परिणाम प्राप्त होता है ऋण 16। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। यह बात जरूर है कि अगर यहाँ ऋण 4 के ऊपर घात 2 लिखा होता तो इसे ऋण 4 गुणा ऋण 4 लिखा जाता, यानी कि इसका परिणाम प्राप्त होता 16। इसलिए घातांकों की समझ का प्रयोग करते समय
कौन सी संख्या का घातांक दिया गया है, इस पर ध्यान रखना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं एक साधारण गलती। कुछ बच्चे घातांकों के ऋण चिन्ह का महत्व नहीं समझते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे वे समझते हैं कि a के ऊपर घात ऋण m को ही a के ऊपर घात m लिखा जा सकता है, लेकिन यह गलत समझ है। चलिए इसे समझें। इसके लिए हम एक संख्या लेंगे 2 के ऊपर घात ऋण 3। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 के ऊपर घात ऋण 3 बराबर है 1/2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1/8 के, जिसे हम दशमलव रूप में 0.125 लिख सकते हैं। अब अगर हम 2 के ऊपर घात 3 की बात करें तो इसे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 लिख सकते हैं। क्या दोनों का मान बराबर है? सोचिए सोचिए। नहीं, इसलिए 2 के ऊपर घात ऋण 3 को हम 2 के ऊपर घात 3 नहीं लिख सकते, इसलिए घात के चिन्ह पर ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हमने देखी पूर्णांक घातांकों वाली संख्याओं से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।